साथियों, सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि भारत सरकार ने जो कल बजट जारी किया है उससे आने वाले समय में संभवतया देश में बेरोजगारी पर वार करने में बहुत मदद मिलेगी। सरकार ने इस बार एक ऐसा बजट डिक्लेयर किया है जिसमें बेरोजगारों के लिए संस्थागत तरीके से, जैसे भारत में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि भारत के लोग रोजगार योग्य नहीं हैं, तो क्या उसका समाधान बजट में हुआ? नंबर दूसरा, क्या सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए कि महिलाएं रोजगार के अंदर महत्वपूर्ण स्थान प्ले करें उसके लिए कोई कार्य किया गया? या फिर सरकार के द्वारा जो लोग रोजगार में जाना चाहते हैं, जैसे किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, क्या उस प्रकार से रोजगार के लिए जो युवा जा रहे हैं उनके लिए कोई सम्मान का कार्यक्रम किया गया है क्या? या फिर जो नियोक्ता है यानी जो जॉब दे रहा है लोगों को, उसके लिए सरकार ने कुछ सोचा है क्या? तो इस बार के बजट में रोजगार पर जो विशेष ध्यान दिया गया है, आज के सेशन में हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। आपको यह समझना होगा और जितना सही तरीके से और जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे, संभवतया आप इसका अधिकतम लाभ सुनिश्चित कर जाएंगे। आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए, कल ही रात को अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने बजट के बारे में सेशन किया था और उसमें डिटेल चर्चा की थी। सेशन लंबा था। इस लंबे सेशन के अंदर हमने सारी जानकारी को एक ही बार में समेटने का प्रयास किया था, लेकिन अब मैं एक एक करके सेक्शन वाइज आपके सामने लेकर चल रहा हूं। सबसे पहली चर्चा है रोजगार से, युवाओं से रिलेटेड। क्या होगा ऐसा जो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि टैक्स रिजाइम में क्या चेंजेस हैं, वो मैं अगले सेशन के अंदर क्वेश्चन के अंदर लेकर आऊंगा। सबसे पहले युवाओं के लिए भारत सरकार ने क्या प्लानिंग की है। देखो, युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक 5 योजनाओं का पैकेज, प्रधानमंत्री पैकेज योजना लॉन्च की गई है। मतलब ये समझिए कि 5 योजनाएं ऐसी हैं जो कि क्लब में आकर के प्रधानमंत्री स्कीम कहला रही है या प्रधानमंत्री पैकेज कहला रही है, जो कि युवाओं को ध्यान में रखकर लॉन्च की गई है। ठीक है, कितने युवाओं को ध्यान में रखकर? 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। और ये उपलब्धता ऐसी उपलब्धता नहीं है जिसे आप अब अपने साथ होता हुआ ना देखें। समटाइम्स क्या होता है, सरकार के जो वादे होते हैं वो हम लोग सोचते हैं कि ये केवल वादे हैं, ये एग्जीक्यूशन में आते आते हम तक पहुंचेंगे ही नहीं या फिर कागजों में रह जाएंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप पर पड़ेगा। यानी ये इस प्रकार से योजना आई है जिसे आप आने वाले साल में अपने साथ होता हुआ देखेंगे। कैसे? तो आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि किस प्रकार से युवाओं के लिए जो योजना लाई गई है वो कितनी फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि बना लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम लोग किस परेशानी में फंसे हैं। देखिए, भारत की 66% आबादी कही जाती है 35 साल से कम उम्र की। 24% आबादी 0 से 14 साल के ब्रैकेट में आती है। यह यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के आंकड़े हैं। ऐसी स्थिति में भारत की 66% पॉपुलेशन यानी 80 करोड़ लोग भारत की आबादी का ऐसा है जो कि 35 साल से नीचे की उम्र में आता है। इसका मतलब वो लोग जो रोजगार के लिए तैयार बैठे हैं। विचार कीजिए, हमारी आबादी का 66%, 2/3 आबादी रोजगार के लिए किनारे पर खड़ी है कि भैया किसी के पास रोजगार हो तो दे दीजिए। ठीक है, अब 66% आबादी, जिसका मतलब हुआ 80 करोड़ की जनता जो आज रोजगार के लिए खड़ी है, उसके फायदे तो हमें बहुत हैं कि एक साथ अगर ये वर्कफोर्स बनकर आ गए तो हमारे को ये जहां चाहेंगे उठाकर ले जाएंगे। वर्कफोर्स कहां बन सकते हैं भाई? किसी उद्योग धंधे में लगाइए, किसी काम में बिठाइए। लेकिन सर, उद्योग धंधे के लिए आपने अपनी तरफ से क्या किया? आपने पढ़ने के लिए जब अवसर दिया तो पढ़ाई ऐसी करा दी कि वो बच्चे काम के ही नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बड़ा कारण क्या है कि हमारे यहां के बच्चों को स्किल्स ही नहीं आती। यानी अगर हम आंकड़ों पर जोर डालें तो यह 2022 का डेटा है जिसमें कहा गया है कि 85% जो इंजीनियर ग्रेजुएट्स हैं इंडिया के, उन्हें आप तुरंत नौकरी पर नहीं भेज सकते। अच्छा, मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। हालांकि मैंने इस बारे में पहले भी कई बार चर्चा की है। मैंने अपना एक बार आईआईटी का व्लॉग डाला था, उसमें भी बताया था कि आईआईटी कैसे अन्य संस्थानों से अलग होती है या आईआईएम्स अलग होते हैं या कोई भी हमारे देश की जो टॉप प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे पढ़ाई करने के बाद लोग रोजगार क्यों पाते हैं। तो असल में ये वाला जो नंबर है ना उनका, वो वहां पर वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का कारण समझिए। देखिए, जब आप आईआईटी में होते हैं, मैं आईआईटी बार बार क्यों बोल रहा हूं इसको समझिएगा ताकि आप रियल में डिफरेंस को समझ पाएं और आज के इस महत्व को समझ पाएं। जब आप आईआईटी में होते हैं तो 4th ईयर ऑनवर्ड्स आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है।
3rd ईयर के अंदर ही आपकी इंटर्नशिप लग जाती है। आप अपनी तरफ से किसी कंपनी को बोलकर कहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में आकर काम करना चाहता हूं। इसके लिए कंपनी आपको कुछ स्टाइपेंड जैसा पैसा भी ऑफर करती है। इवन आईआईटी के बहुत से बच्चों को विदेशों में भी इंटर्नशिप करने भेजा जाता है। इंटर्नशिप का मतलब यह है एक प्रकार से कंपनी के साथ आपको सिखाया जाता है कि कंपनी काम कैसे करती है। किताबी ज्ञान तो ले लिया, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान लेने के लिए आपको कंपनी के साथ पढ़ाते पढ़ाते ही भेज दिया जाता है। उस इंटर्नशिप का फायदा यह बनता है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए टाटा में गया, बिरला में गया, या फिर फेसबुक में गया, गूगल में गया, जहां भी गया, वो वहां जब जाता है तो शुरुआत में वो एंट्री करता है कि सर मैं तो प्रशिक्षु हूं, मैं तो सीखने आया हूं, इंटर्न हूं। अब ऐसी स्थिति में अगर आप मुझे कुछ सिखाते हैं और मैं सीख गया आपके हिसाब से, तो आप मुझे रोजगार दे देना। तो होता यह है ना कि इंटर्न के प्रति कंपनी के अंदर एक सहानुभूति का भाव होता है, एक एम्पैथी का भाव होता है कि यार ये अपना बच्चा है, इसको सिखाना है। आपको ट्रीट ऐसे नहीं किया जाता कि अब तो कंपटीशन में आ गया है, काम कर नहीं तो बाहर जा। आपको ट्रीट इस तरह से किया जाता है कि कोई नहीं, अभी सीखने ही तो आया है, सीख ले। प्रशिक्षण लेने व्यक्ति आया है तो प्रशिक्षण लेने आया तो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है और आपको कंपटीशन में नहीं माना जाता। लेकिन जैसे प्रशिक्षण प्राप्त होता है, आप भी बहुत सी स्कीम और ऐसी चीजें सीख चुके होते हैं जो कंपनी के काम की होती है। कंपनी के काम की होती है, कंपनी आपको जॉब दे देती है अगर उसको ठीक लगता है कि अगर आप चाहें तो यही जॉब कर लें, या इस इंटर्नशिप के आधार पर आप किसी और कंपनी में भी जॉब मांग सकते हैं। आई बात समझ में? हमारे देश में जो बड़े इंस्टीट्यूट्स थे ना, इनको तो इसका फायदा था कि उनके नाम से ही बड़ी बड़ी कंपनीज उनको अपने यहां इंटर्नशिप करने के लिए बुला लेती थी। लेकिन बहुत से जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो गली मोहल्लों में लगभग खुले हुए हैं, हर शहर में लगभग कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दिख ही जाता है, उनके विद्यार्थियों को इंटर्नशिप नहीं मिलती थी। इसका मतलब वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो हो गए, लेकिन वो इमीडिएटली एम्प्लॉयबल नहीं है कि आप गए और सीधा कंपनी में जाकर टेबल पर बैठ गए। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी पढ़ाई में एक व्यवहारिक चीज छूट गई, और वो क्या है कि उन्हें अनुभव नहीं है काम कैसे करते हैं। आपको पढ़ाया गया है इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल की तैयारी कराई गई है या फिर केमिकल पढ़ाया गया है, जो भी पढ़ाया गया, इलेक्ट्रिकल पढ़ाया गया है, लेकिन आप जब कंपनी में बैठ रहे हैं, कंपनी वाले आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे रहे हैं कि लीजिए एक्सेल शीट पर ये बना के लाइए, या फिर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाइए, कंपनी कैसे ग्रो करे। आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपको ये चीजें सिखाई नहीं गई थी। तो फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति में रिपोर्ट्स आती है कि आप एम्प्लॉयबल नहीं है, आपको काम पर कैसे रखें आपको तो आता ही नहीं है। सरकार ने इस बात को, जो 2022 में द हिंदू में छपी थी, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी डाल दिया। मैं आपको याद दिलाऊं कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, जो इस बार वाला आया है, 22 तारीख को लॉन्च हुआ, जो आपको पढ़ना चाहिए अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में लिखा गया है कि आज सरकार खुद मानती है कि हमारे 51.25% बच्चे ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो कि एम्प्लॉयबल नहीं हैं। मतलब ऐसी स्थिति में है कि इन्हें रोजगार की आवश्यकता है और इसके लिए हम लोग अपने स्थिति में काम कर सकते हैं। मतलब यह समझिए कि 2 में से 1 व्यक्ति हमारे देश में अनएम्प्लॉयबल है, आप उसे रोजगार पर बिठा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें योग्यता पढ़ाई की तो हो गई है लेकिन काम नहीं आता। मतलब जो यहां पर इंजीनियर्स के लिए बात लिखी थी, यहां ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को मेंशन कर दिया गया। यानी इकोनॉमिक सर्वे जो कि खुद वित्त विभाग के द्वारा निकाला जाता है, फाइनेंशियल एडवाइजर जिसको लीड करते हैं, उन्होंने खुद अपने द्वारा जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया उसमें लिख दिया कि हमारे देश में वाकई में बच्चे रोजगार लायक नहीं है। अब लायक नहीं है तो लायक कौन करेगा? सरकार करेगी। तो सरकार ने रोजगार के लिए लायक करने के लिए जो बंडल ऑफ पैकेज दिया है ना, वही आपको सीखना है। मतलब आप सोचिए, जिस इकोनॉमिक सर्वे में यह बात मेंशन हो कि हमारे 35 साल से नीचे की आबादी सबसे ज्यादा है, ऐसी स्थिति में हमारे आधुनिक अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो यूथ 51.25% व्यक्ति ऐसा है जो एम्प्लॉयबल नहीं है, जिसको रोजगार की आवश्यकता है। उसके लिए बजट में एक जबरदस्त घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है? इस बार के बजट में 2 लाख करोड़ रुपए का एक सेंटर आउटले डिस्क्लोज किया गया कि आप लोग इस 2 लाख करोड़ रुपए को बच्चों पर खर्च करें और इस पैसे को खर्च करें उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने में, उन्हें स्किल देने में, और साथ में अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर
4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर पीरियड, मतलब अगले 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए अनाउंस हो गए। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि 2 लाख करोड़ अनाउंस कर दिए, इससे भी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, इससे क्या मतलब है? मतलब तो मैं आपसे बस गुजारिश करूंगा कि इस सेशन को ध्यान से सुने। आपको अगर ये लग जाए कि बढ़ सकती है तो अपना कमेंट में आंसर दीजिएगा, नहीं बढ़ सकती है तो भी आंसर दीजिएगा। तो अब यहां से आगे आपको समझना है कि सरकार इस पैसे को 4 करोड़ लोगों पर कैसे खर्च करेगी, किस तरह से स्किल को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। अब आप पूछेंगे स्किल के लिए तो जाने कब से स्किल इंडिया मिशन चल रहा है, हुआ क्या सर? आईटीआई करा करके बिठा दिया। अब ऐसा नहीं है, आईटीआई कराकर नहीं, आपको जॉब पर लगाकर छोड़ेगी सरकार। इसके लिए तरीके अपनाए गए हैं। मैं ब्रीफ में बता दूं, जिसके लिए मैं ओवर एक्साइटेड हूं बताने के लिए। एक लाइन में तो यह जान लो शुरुआत में, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, जिसके चक्कर में मैं यह कहा करता था कि आईआईटीज महान हैं। अब देश में आईआईटी, आईआईएम, सीए अगर एक बच्चा कोई किया हुआ है, वो इस योजना का लाभदायी वो नहीं होगा, लाभार्थी नहीं होगा। उनको तो हटा ही दिया सरकार ने कि तुम तो एलिजिबल हो, तुम तो वैसे ही पा जाओगे। तुम्हारे अलावा हमारे देश में जो अन्य ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनके लिए कहा गया है कि देश की 500 टॉप कंपनीज जो है ना, उनमें उन्हें इंटर्नशिप कराई जाएगी। यानी जो आईआईटीज को एक्सपोजर प्राप्त था कि वो बच्चों को इंटर्नशिप करा सकते थे, वो एक्सपोजर अब एक साधारण कॉलेज को भी होगा, और आप और मेरे जैसे साधारण विद्यार्थी भी अब जाकर के टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कर सकें। अब आप कहेंगे सर इंटर्नशिप करने से क्या मतलब है? सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया? ये तो कंपनी के ऊपर डाल दिया ना कि जाओ तुम इंटर्नशिप कराओ। नहीं, आपको पूरे 1 साल के लिए 5,000 रुपए महीना इंटर्नशिप के दौरान भारत सरकार देगी। भाई पैसे की बात हो रही है। भारत सरकार प्रति बच्चे पर अगर 60,000 रुपए साल का खर्च कर रही है, यह अपने आप में बड़ा नंबर है। और कंपनी से कहा गया है कि तुम बच्चे की इंटर्नशिप पर जो पैसे खर्च करोगे ना, उस पैसे से सीएसआर फंड में से, जो कंपनी का सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें से 10% खर्चा तुम बच्चों पर कर देना। हम मान लेंगे कि तुमने अपने यहां पर कंपनी में लोगों के लिए कोई काम किया। मतलब यह बिग अनाउंसमेंट है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जहां रोजगार के अवसर ना हो, वहां बच्चे को यह कहना कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारे लिए हम अपनी तरफ से तो यह मदद कर रहे हैं, कंपनी अपनी तरफ से अगर कोई मदद करती है तो उसको भी हमने कह रखा है कि सीएसआर में से 10% हिस्सा यहां खर्च कर देना। तो यह एक बड़ा अनाउंसमेंट है। तो ऐसे 5 बड़े अनाउंसमेंट हैं युवाओं के लिए, जो मतलब डुएबल हैं। देश की टॉप 500 कंपनीज में बच्चा जा पाएगा, जाएगा तो काम सीखेगा, सीखेगा तो कौन सी परिस्थिति बदल जाएगी? जो आप बार बार कह रहे हो ना, एम्प्लॉयबल नहीं है, एम्प्लॉयबल नहीं है, अब वो एम्प्लॉयबल होगा। क्योंकि साल भर वो भले ही थोड़ी सी तनख्वाह में जाकर काम कर रहा है, लेकिन अब जब निकलेगा ना, तो किसी भी कंपनी में कह सकेगा कि साहब मैं तो टाटा में काम करके आया हूं, मैं तो फलानी कंपनी में काम करके आया हूं, मैं वेदांता में काम करके आया हूं। ये सब बातें वो बता पाएगा। मैं इन कंपनी में काम किया हूं, सर बताइए मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं। आप जब किसी के बारे में यह जान लेंगे कि 1 साल इसने इस कंपनी में काम किया है, इसका मतलब काम कैसे किया है ये उसे आता है। दैट मींस अब उसको बिठाकर रखने का सरकार पैसा देने वाली है कि तुम सीखो, जाकर के ये चीज सीखो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। ऐसी जो 5 बड़े मुद्दे हैं उन पर हम प्रकाश डालते हैं। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए शिक्षा, रोजगार, कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिससे शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अंदर सुधार ला सके, नौकरी के अवसर पैदा कर सके। 5 बड़ी स्कीम सरकार के पीएम पैकेज के अंदर डाली गई हैं, जिसका उद्देश्य है कि युवाओं को स्किल्ड बनाना है, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जा रहा है। और इसमें से इस वर्ष 1.48 लाख करोड़ रुपए शिक्षा, रोजगार और स्किलिंग के लिए खर्च किया जाएगा। अब यह कैसे खर्च होगा, किस तरह से होगा? और यह तो हो गया चलो इंटर्नशिप, केवल इंटर्नशिप की बात मत हटाइए। अब क्या होगा? इंटर्नशिप हटा दो, सर मेरे को तो रोजगार चाहिए, मेरे को इंटर्नशिप नहीं, मेरे को तो रोजगार चाहिए। देखो, जहां एक और आप ये कह रहे हो कि देश में रोजगार उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार रोजगार देने वालों को, जिन्हें आप एम्प्लॉयर कहते हैं, उनको भी कुछ समझा रही है और उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल लालच दे रही है। क्या लालच दे रही है? कि अगर आपके यहां कंपनी में कर्मचारी काम करने आता है तो आपकी जेब पर पड़ने वाला खर्च हम हैंडल करेंगे।
कहीं 2 साल के लिए तो कहीं 4 साल के लिए। अब ये क्या मतलब है, थोड़ा सा मतलब सरकार अपनी तरफ से हाथ बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है, तो इसके लिए आपको ईपीएफओ के लिए सरकार के द्वारा लाई गई योजना सुनिए। देखिए, यूनियन बजट में जो प्रधानमंत्री पैकेज में 5 बड़ी योजनाएं डाली गई हैं, उनमें से पहली जो 3 योजनाएं हैं जो एम्प्लॉयमेंट पर आधारित हैं, मतलब आपको इंटर्नशिप नहीं, सीधा आपको रोजगार पर भेजना है, इसके लिए आधारित जो योजना है, इनमें 3 योजनाएं जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करती हैं। उनमें पहली योजना है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, जो पहली बार रोजगार के लिए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो पहली बार रोजगार के लिए एंट्री कर रहे हैं, सरकार उन्हें पहले महीने की तनख्वाह देगी और वो तनख्वाह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में आपके अकाउंट में आएगी। यानी आपको रोजगार चाहिए, आप रोजगार के लिए किसी भी कंपनी में गए, मान लो, अब इसको ऐसे समझो, आपने इंटर्नशिप करने के लिए तो कंपनी ज्वाइन कर ली। कुछ लोग हैं कि सर मेरे को इंटर्नशिप नहीं करनी, मेरे को सीधी नौकरी चाहिए। जाओ बेटा सीधी नौकरी में जाओ। कंपनी वाले से कहा इनको आप नौकरी पे रखो, बकायदा इनके लिए वही सारे प्रोसीजर्स अपनाओ जो कि आप अपने रेगुलर एम्प्लॉइज के लिए अपनाते हो। और अगर आपको पैसे की दिक्कत है, पहले महीने की तनख्वाह हम दे रहे हैं, कितनी देंगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सोचकर देखिए इससे उस कंपनी को कितनी राहत मिलेगी कि उसे वो कर्मचारी एक प्रकार से पहले महीने के लिए मुफ्त के सामान मिल गया, क्योंकि सरकार कह रही है कि पहले महीने की तनख्वाह हम देंगे। दूसरा बात सुनिए, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब हमारे देश में 2 बड़े चैलेंजेस हैं। हमने इस बार भी बजट में देखा कि सरकार ने बड़ा पैसा निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अपने बजट का लगभग 4.25% जीडीपी का हम लोग खर्च कर देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि देश के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है। ठीक इसी प्रकार से हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम लोग चाइना +1 को प्रमोट करना चाहते हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज चाइना में अपना काम कर रही थी, उनके लिए हम एक अच्छे ऑल्टरनेट बनकर आए। तो ऑल्टरनेट बनकर आए तो चाइना इज नॉन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज व्हाई इंडिया इज ऑल्सो प्रोसीडिंग इन मेक इन इंडिया कैंपेन कि हां भाई हम भी अपने देश में कुछ बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमारे पास रोजगार के लिए लोग होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग धंधों में अगर आप किसी को रोजगार देते हैं तो यहां पर कुछ ईपीएफओ के नियम लागू होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कितने लोग रखने पर क्या करना होता है। सरकार ने कहा है कि ऐसी स्थिति में इंसेंटिव टू बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर फॉर देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन फर्स्ट 4 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी 4 साल जो शुरुआत के हैं, उस 4 साल के दौरान कर्मचारियों को और नौकरी देने वाले नियोक्ता को हम अपनी तरफ से ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन देंगे। अब बड़ा सवाल बना, सर ईपीएफओ में क्या कंट्रीब्यूशन देंगे 4 साल के लिए, जरा वो बताइए। अभी डिटेल में बताएंगे ईपीएफओ क्या होता है, यह जानना जरूरी है, तब इस महत्व को समझेंगे, आपको समझ में आएगा कितना फायदा देने वाला है। तीसरी बात जो की गई है, मालिकों से कहा गया है, जो एम्प्लॉयर्स है ना, उनसे क्या कहा गया है कि आप लोगों को सरकार 3,000 रुपए महीने 2 साल के लिए देगी ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए, यदि आप एक भी नया कर्मचारी जोड़ते हैं। मतलब आप सोचो यार, मतलब ये अपने आप में कितनी इंप्रेसिव बात है। सरकार कह रही है अगर आप फर्स्ट टाइम नौकरी करने जा रहे हो, पहले महीने की तनख्वाह सरकार देगी। मान लो 15,000 रुपए मिलने वाले, 3 किस्त में 5-5 हजार करके आपको तनख्वाह दे देगी। नंबर 1, नियोक्ता से कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने यहां पर किसी को अलग एक अन्य कर्मचारी बनाकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जोड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए 3,000 रुपए महीना देंगे अगले 2 साल के लिए, जिसे आप नौकरी पर रख रहे हैं, और 3,000 रुपए महीना देंगे, आपके ईपीएफओ में उसका मदद करवाएंगे। ईपीएफओ क्या होता है अब बस उसी पर आएंगे, लेकिन आप केवल रकम पर फिलहाल के लिए फोकस कर लीजिए। दूसरा, दोनों से कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप कर्मचारी और मालिक मिलकर काम करते हैं तो 4 साल के लिए हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में भी देते रहेंगे। मतलब एक प्रकार से नौकरी करने जा रहे हो तो आपके लिए योजना, नौकरी दे रहे हो तो आपके लिए योजना, और दोनों को मिलकर साथ रखने के लिए भी योजना। ये सब चीजें पैसे से होती हैं, सरकार पैसा खर्च कर रही है। इसके साथ साथ 4th स्कीम दी गई है स्किल के लिए, और उसमें कहा गया है कि अब कोलैबोरेशन के साथ, यानी कि जितने भी उद्योग धंधे हैं उनके साथ 1,000 आईटीआईज को अपग्रेड किया जाएगा। अभी तक क्या होता है, देखो विदेशों में क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको आईआईटी का केस बताया कि आईआईटी का पढ़ा हुआ बच्चा कॉलेज के दौरान ही इंटर्नशिप करने चला जाता है। ऐसे ही क्या होता है ना, उसमें
विदेशों में क्या होता है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को अपने साथ ही लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए अपने देश में समझो, अगर आपने किसी हॉस्पिटल को देखा हो तो वो नर्सिंग कॉलेज के साथ पहले ही टाई अप हो जाता है। यानी कोई हॉस्पिटल है, नर्सिंग कॉलेज के साथ उसको जोड़ दिया गया, वहां से ट्रेनिंग करने के लिए इतने बेड का अस्पताल। अब तो यह हो गया है कि नर्सिंग कॉलेज की मान्यता भी उन्हीं को मिल रही है जिनके पास अपने अस्पताल हैं, कि साहब इतने बेड का अस्पताल होना चाहिए तभी ट्रेनिंग मिलेगी। इसका मतलब जो नर्सिंग करने वाले लोग हैं उन्हें अस्पताल में जॉब मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी के दौरान प्रैक्टिकल किया है, पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल किया है ना। ऐसे ही अब उद्योग धंधों से कहा जा रहा है, जैसे नर्सिंग कॉलेज को हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे ही उद्योग धंधों से कहा जा रहा है कि जो आईटीआई है ना, जहां पर लोग टेक्निकल ट्रेनिंग लेने जाते हैं, इंडस्ट्रियल टेक्निकल ट्रेनिंग लेने जाते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स को सीधा इंडस्ट्री से कनेक्ट करेंगे कि आपके पास में ट्रेनिंग लेगा बच्चा और प्रैक्टिकल करने आपके उद्योग धंधे में आएगा। 1000 आईटीआईज को इसके लिए अपग्रेड किया जाएगा। यानी अब वो जो बीच के डिस्टेंसेस थे ना, जो हम बार बार पढ़ते थे कि हमारे देश में इतनी आईटीआई हैं तो सही लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो जो बार बार एम्प्लॉयबिलिटी पर सवाल उठ रहे थे ना कि योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, तो योग्य बनाने के लिए लो बेटा सीधा कंपनी में लैंडिंग कराओ इनकी। एक बार में यदि ये यहां रह लिए तो इनको तो ट्रीट ऐसे ही किया जाएगा ना कि कंपनी में काम किया है इन लोगों ने। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। और इसके साथ साथ सरकार के द्वारा 500 कंपनीज के अंदर 1 करोड़ रुपए तक का, मतलब 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल के लिए इंटर्नशिप करने भेजा जाएगा, जिसमें 5000 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे 1 साल के लिए। तो ये 5 बड़ी स्कीम्स है। अब इनको एक एक करके एलॉबरेट करके हम सीखने वाले हैं। सबसे पहली जो 3 स्कीम्स है ना, वो ईपीएफओ से रिलेटेड हैं। अच्छा, आप में से कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो ईपीएफओ के एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं। फिलहाल के लिए ईपीएफओ क्या है वो समझते हैं और फिर इस बात का महत्व समझेंगे। फर्स्ट टाइम जो नौकरी करने आ रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हो या एम्प्लॉयर हो, इनके लिए ईपीएफओ क्या होता है, इसके लिए पहले ईपीएफओ समझ लीजिए। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ कहलाता है, जो कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। यह एक संगठन है भारत सरकार के अधीन। और यह क्या करता है? यह करता है कि भारत में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कैसे ली जाए। मतलब कर्मचारी को सामान्यतः हम मानते हैं 58 साल 60 साल में रिटायर्ड हो जाता है, तो उसके बाद उसकी जिंदगी कैसे चले, उसकी सामाजिक सुरक्षा कैसे हो, उसकी बीच में कहीं नौकरी चली जाए तो सरकार उसकी मदद कैसे करे, या फिर उसके नौकरी के दौरान ही अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो इंश्योरेंस कैसे करे। यानी कर्मचारी अगर चल रहा है तो सरकार उसके लिए क्या कर सकती है। उसमें सबसे बड़ी चीज होती है पेंशन योजना। मतलब एक प्रकार से समझिए कि आप कर्मचारी हैं, आफ्टर रिटायरमेंट आप जब काम करना बंद कर दें उसके बाद भी पैसा आता रहे, तो इसके लिए सरकार कुछ योजना बनाती है। और विशेष रूप से ये संगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले उन लोगों के लिए बनाती है जो 58 साल जब उम्र पूरी कर लें तो उन्हें घर बैठे कुछ पैसा मिलता रहे, सो दैट उस पैसे से वो अपना जीवन यापन कर लें। लेकिन अब सवाल यह है कि हमारे देश में 58 के बाद अगर कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो गया तो जो पेंशन मिलती है या एक बार में जो एग्जाई पैसा मिलता है, उस पैसे का कैसे सरकार निर्धारण करती है। तो इसका तरीका क्या होता है, जब आप डे 1 में नौकरी लगते हैं उसी समय पर आपका पीएफ अकाउंट खुलवा दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि की। साहब आप भविष्य के लिए इस पैसे को रखिए, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, आपकी तनख्वाह में से कुछ अंश निकालकर पीएफ में डलवाना आपसे पहले ही शुरू कर दिया। एक प्रकार की सेविंग समझो आप इसे। सरकार क्या करती है ऐसे पैसे का, सरकार उस नियोक्ता पर जो एम्प्लॉयर है उससे कहती है कि कर्मचारी की तनख्वाह में से जितना पैसा तुम काट रहे हो इतना ही पैसा आप भी ऐड करो। आप इतना ही पैसा ऐड करोगे और इस पैसे को फिर मेरे पास छोड़ दो, मैं इसमें बेस्ट इंटरेस्ट उपलब्ध करवाऊंगी, सरकार कहती है। साथ में अगर कभी आवश्यक हुआ तो इसमें मेरी तरफ से भी कुछ एडिशनल पैसे डाल दूंगी। मतलब यह हुआ कि सरकार भविष्य में कोई व्यक्ति रिटायर हो तो उसके लिए सुरक्षित करने का प्लान पहले ही बनाती है। अब यह कैसा प्लान होता है, इसके लिए सरकार क्या कहती है। अब इसमें कुछ नियम है, पहले उन नियमों को समझ लो। देखो, भारत में किन पर लागू होता है ये। आप पूछेंगे कि सर हमारे तो ऐसे बहुत से जानकार हैं जिनके पास पीएफ अकाउंट ही नहीं है, तो वो कौन से लोग हैं उनके बारे में भी समझ लीजिए। यदि कोई नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर अपने पास 20 से ज्यादा योग्य लोग रखता है तो 20 से ज्यादा एम्प्लॉय रखने पर ही ये वाली कंडीशन लागू होती है, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, जिन लोगों के पास 15,000 रुपए से कम का मासिक वेतन आता है उन कर्मचारियों के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है।
ऐसा नहीं है कि 15,000 से ज्यादा आएगा तो नहीं दोगे, 15,000 से नीचे वाले पर मैंडेटरी है। अर्थात एक व्यक्ति है जिसकी कोई कंपनी चलती है, उस कंपनी में अगर 20 उम्मीदवार काम करते हैं, 20 रोजगार के लिए लोग लगे हुए हैं, तो वो जो 20 लोग लगे हुए हैं ना, उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है, उनके लिए यह पीएफ फंड होना जरूरी है। अब आप पूछेंगे सर क्या है इस पीएफ फंड में? पीएफ फंड के अंदर 12% उसकी सैलरी का, अब 15,000 मान लो, हम एक बार के लिए सैलरी मान लेते हैं, किसी व्यक्ति की तनख्वाह 15,000 रुपए है, ठीक है। 15,000 में से 12% मतलब कितना हुआ? 1,800 रुपए। 1,800 रुपए उस व्यक्ति का सरकार अपने पास जमा रख लेगी। ये उसी व्यक्ति का पैसा है, वो जब चाहे इस पैसे का उपयोग कर सकता है। ये जो 1,800 रुपए सरकार 15,000 में से काटती है, कर्मचारी कहेगा पहले ही मुझे इतना कम पैसा मिल रहा है, इतना आपने काट और लिया, नहीं। इसके लिए उसने नियोक्ता से कह रखा है, यानी नौकरी देने वाले से कह रखा है कि आप अपनी जेब से 12% अगर आपने एम्प्लॉय की जेब से काटा है तो 12% ही आपको अपनी जेब से जमा करना होगा। मतलब यह समझिए कि 1,800 रुपए आप अपनी जेब से भी कर्मचारी को देंगे। कुल मिलाकर इसका मतलब समझिए कि 15,000 प्लस 1,800, एक कर्मचारी किसी नियोक्ता को 16,800 रुपए में जाकर के पड़ता है। मतलब एक तरह से यह हुआ, आपने जिसको 15,000 में रखा था वो 16,800 में आपको जाकर पड़ा। अब सरकार कहती है कि आपने 20 कर्मचारी से ऊपर कर्मचारी रखे हैं तो यह नियम लागू होता है। समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारे लोग इस पैसे से डरकर कि 1,800 रुपए महीना देना पड़ेगा हर कर्मचारी पर, तो वो लोग क्या करते हैं, कर्मचारियों को 20 से कम ही रखते हैं या फिर ठेके पर रख लेते हैं। अपने पास परमानेंट कर्मचारी नहीं बनाते, ठेके पर रख लिया कि भैया 20 से कम लोग रहो और बाहर की बाहर जुड़ते रहो, और अपने मतलब या तो एग्रीमेंट पर जोड़ लेते हैं कि हां भाई आपका काम इतना है, हम सेवा ले रहे हैं आपकी, आपको भी बड़ा आदमी दिखा दिया, हम तो आपकी सर्विस ले रहे हैं। और ऐसा करके इस 1,800 रुपए को सामान्यतया देश भर की कंपनियों के द्वारा बचाया जाता है। अब जब यह पैसा बचाया जाता है ना, इससे सरकार को क्या नुकसान होता है? नुकसान यह होता है कि हमारा जब भी रोजगार का डेटा निकलता है ना, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ जब डेटा निकालता है, तो असल में हमारे देश में कितने लोग रोजगार में हैं और कितने बेरोजगार हैं, इसके लिए ईपीएफओ का आंकड़ा बहुत मायना रखता है कि कितने लोग संगठित क्षेत्र के अंदर ईपीएफओ से कनेक्टेड हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं, उन सरकारी नौकरों की संख्या तो आप गिन लेते हो कि इतने कर्मचारी हैं, इतने पद निकले, इतने कर्मचारी हो गए। लेकिन जब बात आती है कि देश में कितने लोगों को रोजगार मिला, तो फिर सरकार से आप सवाल पूछते हो और कोई भी मीडिया कर्मी मुंह खोल के खड़ा हो जाता है कि सरकार ने इतनी सी सरकारी नौकरियां दी थी, बाकियों का क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति में सरकार कहती है माननीय ईपीएफओ का आंकड़ा चेक कर लो, संगठित क्षेत्र में इतने लोगों को नियमित रूप से इतना पैसा दिया जा रहा है। मतलब आप यदि ये कह रहे हो कि हमने रोजगार पैदा नहीं किए तो ईपीएफओ में जाओ। अब ईपीएफओ वालों में क्या होता है कि कर्मचारी को नियुक्ति देने वाले जो नियोक्ता हैं, वो नौकरी तो बहुत से लोगों को दिए हुए हैं, भारत में बहुत से लोगों के पास रोजगार है, लेकिन वो लोग अपना पीएफ फंड नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? कारण यह है कि ईपीएफओ ने अपनी तरफ से जो कंडीशन बना रखी है कि नियोक्ता को अपनी जेब से 1,800 रुपए देना है, तो साहब वो असंगठित क्षेत्र में ही रोजगार पाते रहते हैं। मतलब वो परमानेंट नौकरी में कभी कंपनी में नहीं जुड़ पाते, परमानेंट की जगह ठेके पर ही उनको रखा रहते हैं। कंपनी वाले कहते हैं तुम ठेके पे हो, और जब बेरोजगारों की काउंटिंग होती है तो जनसंख्या देखते हैं, इतने लोगों की जनसंख्या इस बीच में इतनी है, इतने में ईपीएफओ का अकाउंट इतना है, सरकारी कर्मचारी इतनी है, इसका मतलब यह हुआ कि देश में बाकी बचे रह गए जो बेरोजगार है। सरकार ने कहा नहीं, इस नंबर में खेला है क्योंकि लोग इससे डर रहे हैं। सरकार ने इसी का इलाज कर दिया। क्या कहा? नियोक्ता से कहा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने पास किसी एम्प्लॉय को लगा रहे हैं तो मैं आपको 3,000 रुपए प्रति एम्प्लॉय देने को तैयार हूं अगले 2 साल के लिए। बोलो और क्या कहोगे? अगले 2 साल के लिए 3,000 रुपए महीने सरकार से लो। और नियोक्ता अभी तो कह रहा था मैं तो 1,800 रुपए दे रहा था, आप 3,000 क्यों कह रहे हो? बोले चिंता मत कर, मैं तेरे को भी दे रहा हूं और वो जो तेरे पास कर्मचारी काम करने आ रहा है ना, जिसका तू अपने पास से पैसा रख रहा है, उसका भी तू पैसा पकड़, 3,000 रुपए रख ले, लेकिन एक नया कर्मचारी ऐड कर इसमें ईपीएफओ में। मतलब 1,800 का लालच तो उसको दे दिया,
प्लस 1200 और समझा दिए उसको। किस बात के लिए? कि सुन, तेरा ये जो पैसा है ना, ये ईपीएफओ में काम आएगा, तू इस पैसे को यूज कर ले और समझ कि तेरे को जो ये कर्मचारी है, जो 16,800 वाला कर्मचारी था, ये तेरे को 13,800 में पड़ेगा, मतलब माल तेरे को सस्ता पड़ेगा। दिमाग में टेंशन तेरे 16,800 की थी, अब तेरे को तो ये कर्मचारी 13,800 का पड़ रहा है। 2 साल के लिए बस तू ये करके दिखा दे। क्या आप मेरी बात समझ गए? खेला समझ गए? पैसे से कैसे खेला है सरकार ने? 2 साल के लिए एम्प्लॉयर को मोटिवेट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। यह है कहानी ईपीएफओ में। अब इसमें एक बात और समझिएगा, इस ईपीएफओ में 3.67% जो हिस्सा है ना, यह तो जाता है भविष्य निधि में, और 8.33% जो हिस्सा है यह जाता है पेंशन के अंदर। सरकार ने अपनी तरफ से इसके अंदर अगर कोई पैसे कटवाता भी है तो उसे 80C के तहत, मतलब आयकर के तहत छूट देने का भी प्रावधान किया हुआ है। ईपीएफओ में अर्जित जो ब्याज है, अगर उससे आपको ब्याज से कोई पैसा मिला तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए क्या होता है, जिन लोगों की कमाई, अब आप कहेंगे तो क्या 15,000 से कम पर ही लागू होता है क्या? ये नहीं, आपकी तनख्वाह 1 लाख तक भी है, उस पर भी यह लागू होता है। मतलब यह हुआ कि 15,000 से कम अगर है तब तो यह मैंडेटरी है कि आप यह करोगे ही करोगे। 20 कर्मचारी और 15,000 से कम तनख्वाह अगर कर्मचारियों की है, तब तो उनका भविष्य सुरक्षित करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की है ही है। उससे ऊपर की तनख्वाह है, जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे पिताजी ने खुद ने पीएफ अकाउंट खुलवा रखा था जब वो टीचर थे, मेरा अकाउंट खुलवा दिया कि पीएफ खोल ले, उसमें तेरे को पैसा मिलेगा, टैक्स रिबेट मिलेगी, 80C के तहत तेरे को फायदा मिलेगा। मतलब यह हुआ कि एक प्रकार से सरकार का प्रयास होता है कि लोगों की सिक्योरिटी को कैसे सुरक्षित किया जाए भविष्य के लिए, कि इनका पैसा जो है ना वो भविष्य में कैसे काम आए, इसको ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ का काम किया जाता है। उम्मीद है ईपीएफओ की कहानी समझ में आ गई। अब ना आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि सरकार ने किया क्या है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सरकार ने क्या कहा है, तो मैंने 12% का काम समझा दिया। इसमें सरकार ने पहला क्या किया है, सरकार ने कहा है कि औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन हम प्रदान करेंगे। तो पहली जो 5 स्कीम है उनमें से पहली स्कीम क्या हो गई? पहली स्कीम हो गई कि सरकार 1 महीने का वेतन प्रदान करेगी और उस वेतन प्रदान करने वाले व्यक्ति को 3 किश्तों में 15,000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होकर के कहा गया है कि अगर तुम 1 लाख रुपए तक की भी तनख्वाह पाने वाली नौकरी में घुस रहे हो तो चिंता मत करो, सरकार तुम्हें 15,000 रुपए देगी। एक प्रकार से नियोक्ता को फायदा हुआ कि यार कम से कम चलो इस बहाने पैसा तो मिलेगा। सरकार ने इस योजना के लिए 23,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, मतलब रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। देखो एक बात जो कड़वा सच है वो जान लो, सब लोग सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। सब लोग सरकारी नौकरी नहीं पा सकते तो क्या फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें कि नहीं साहब जब तक सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी हम नौकरी में नहीं जाएंगे? वो आपकी चॉइस हो सकती है, सरकार की नहीं है। सरकार अपनी तरफ से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहती है और उस अवसर में आप लोगों को ऑप्शन दे दिया गया है कि आप रोजगार पर जाओ, सीधा पैसा हमसे पाओ, पहला महीना तो श्री गणेश हमसे ही कर लो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार ने कहा है कि पहली बार अगर कोई काम करने व्यक्ति कर्मचारी आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और वो अतिरिक्त है, मतलब 20 कर्मचारी पहले से थे, अब आपने एक और नया ऐड किया है, तो उसके लिए अगले 4 साल तक ईपीएफओ में सरकार के द्वारा योगदान दिया जाएगा। कर्मचारी को भी और नियोक्ता को भी, दोनों को अपनी तरफ से कोई ना कोई इंसेंटिव सरकार उपलब्ध कराएगी। और इस इंसेंटिव के लिए सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए का बजट पूल रखा है कि चिंता मत करो, इससे 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार का टारगेट यह है। मतलब इस पर्टिकुलर मतलब इंसेंटिव स्कीम से कि नियोक्ता को भी फायदा हो और जो नौकरी करने जा रहा है उसे भी फायदा हो। नौकरी में सहायता देने के लिए एम्प्लॉयर से कहा गया है कि प्रति माह 1 लाख तक का अगर वेतन पाने वाले लोग आपके साथ अतिरिक्त काम में जुड़ते हैं तो उनके लिए नौकरी देने पर सरकार कंपनी की मदद करेगी। प्रति अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉयर को 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपए की प्रतिपूर्ति दे करेगी। कि आप अगर एक कर्मचारी नया जोड़ रहे हो, मतलब आप एक प्रकार से ऐसे समझो, सरकार ये खेला खेल क्या रही है इसको समझने का प्रयास करो। असल में सरकार की सबसे ज्यादा ट्रोलिंग किस बात पर हुई? बेरोजगारी पे। जब चुनाव हुए ना पिछले वाले, तो उस वाले चुनाव में सरकार के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था बेरोजगारी, कि बेरोजगार बहुत हो गए हमारे देश में। अब सरकार के पास बोलने के लिए जवाब नहीं था, कि जवाब नहीं था, बोले यार लोग रोजगार में हैं नहीं हैं, इसको कैसे आंकड़ों से बताएं। आंकड़ों के रूप में एनएसओ ईपीएफओ का आंकड़ा देखता है
ईपीएफओ में लोग है ही नहीं। अब ईपीएफओ में जो लोग हैं उतने से लोगों को देखा जाए तो बेरोजगारी का पूल बहुत बड़ा दिखता है। तो सरकार ने एक प्रकार से समझिए कि चींटी के लिए चीनी डाल दी है कि आओ बेटा इसके माध्यम से आकर ईपीएफओ में डलो, और जैसे ही ईपीएफओ में डलोगे अगले साल की साल सरकार फिर बड़ा पब्लिश करेगी, देखो इतने रोजगार बढ़ा दिए। असल में वो लोग ऑलरेडी रोजगार में थे, लेकिन वो जो एम्प्लॉयर था ना उसने गड़बड़ झाला किया हुआ था। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉयर अपने स्तर पर कंपनी के अंदर लोगों को परमानेंट नौकरी पर नहीं रखता, ठेकेदारी पर रखता है, इतने समय के लिए तुम लोग काम कर लो। अब इस जगह पर सरकार ने यह खेला खेल करके टारगेट लिखा है कि 50 लाख लोग अतिरिक्त रोजगार के लिए अंदर आ जाएं। बस यहां से 50 लाख लोग एंट्री कर जाएं, सरकार दिखाएगी देखो 50 लाख रोजगार पैदा कर दिए। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल डेटा है ईपीएफओ का, क्योंकि यही माना जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आए। इसके लिए सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है। आप सोच कर देखिए, ठीक है ना। ऐसे ही जो इंटर्नशिप वाली बात मैंने बताई वो मैं पहले रख रहा हूं, 5वीं योजना। 3 तो समझा दी, चौथे नंबर पर मैंने ये 5वें नंबर की स्कीम रख ली है। 5वीं योजना पहले मैंने रख दी है। इसमें सरकार ने क्या किया है, 500 टॉप कंपनीज के अंदर 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के लिए, मतलब 5 साल के अंदर सरकार ने टारगेट रखा है कि भारत की 500 बड़ी कंपनीज में 1 करोड़ युवा इंटर्नशिप करने जाएगा, जिसको प्रति माह 5,000 रुपए सरकार देगी, और ऐसी स्थिति में उसको वन टाइम असिस्टेंस भी देगी 6,000 रुपए का, जो कि सीएसआर फंड से दिया जाएगा। कंपनी से कहा है कि आप तो अपनी तरफ से उस व्यक्ति को 6,000 रुपए देना, मैं 5,000 रुपए महीने दूंगी साल का, बच्चे को 5,000 रुपए महीने देती चलूंगी हर महीने 1 साल के लिए, और इस तरह से देश के 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी बकायदा उन 500 टॉप कंपनीज के अंदर, जो कि भारत के अंदर लिस्टेड बढ़िया कंपनी है। अब इससे फायदा सोचो क्या होगा। जब हमारे युवा इंटर्नशिप कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में उन्हें स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा, जेब खर्ची मिलती रहेगी, पढ़ने के साथ साथ जेब खर्ची मिल रही है, साथ में आप एम्प्लॉयबल होते जा रहे हो। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में विचार करो कि आप कितने यूजफुल होंगे। जब लोगों से यह पूछा जाएगा कि भारत में कितने लोग एम्प्लॉयबल हैं, तो हम डेटा निकाल कर दिखाएंगे, देखो इतने लोग हमारे पास एम्प्लॉयबल हैं। लेकिन यहां पर स्मार्टनेस सरकार ने बहुत अच्छी दिखाई है और कहा है कोई आईआईटी से, आईआईएम से, आईसर से, सीए से, बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, मतलब अगर कोई ऐसी जगह से, और या फिर उसके घर में कोई व्यक्ति ऑलरेडी सरकारी सेवा में है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को यह फंड नहीं दिया जाएगा। पता चल रहा है कि आपके घर में पिताजी मास्टर हैं या कोई कर्मचारी हैं, अब आप भी कह रहे हैं कि साहब स्टाइपेंड मुझे भी मिले। नहीं, जिनके घर में संसाधन है उन्हें स्टाइपेंड नहीं है। आप आईआईटी आईआईएम्स में, आपके लिए स्टाइपेंड नहीं है। आप तो अपने स्तर पर पहले ही इतनी अच्छी जगह जा चुके हो कि रोजगार मिल ही जाएगा। जो बचे हुए 15% हैं जो एम्प्लॉयबल हैं वो आप ही लोग तो हो। अब आप लोग हो, आपको तो रोजगार मिल जाएगा, लेकिन औरों के लिए हम प्रावधान कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा, यकीन मानकर चलिए। साथ ही साथ में सरकार ने जो चौथे नंबर 5 योजनाएं बताई, 3 तो रोजगार के लिए ईपीएफओ से रिलेटेड हो गई, एक हो गई इंटर्नशिप से रिलेटेड और एक हो गई स्किल से रिलेटेड, जिसमें कहा गया है 1,000 जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिन्हें आईटीआई कहते हैं, इन्हें हब एंड स्पोक अरेंजमेंट के अंदर आउटकम ओरिएंटेड घोषित कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप कंपनी से डायरेक्ट जुड़ के काम करो, जिससे 20 लाख स्किल्ड युवा तैयार हो। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए कहा गया है कि महिला हॉस्टल्स को इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप कराया जाएगा। क्या होता है ना, बहुत सी जगह जब महिलाएं काम करने आती हैं तो उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो कंपनी से कहा गया है कि उनके लिए महिला हॉस्टल विकसित करो, और अगर कोई महिला अपने बच्चे के साथ है तो उस बच्चे की देखभाल के लिए क्रैच की स्थापना करो, यानी कि बच्चे के लिए पालन घर बनाओ। मनरेगा के अंदर भी जो लोग महिला कर्मचारी काम करने जाती हैं उनके लिए भी क्रैच की व्यवस्था का प्रावधान है, तो इंडस्ट्री से कहा जा रहा है कि आप क्रैच की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ कहा गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा 7.5 लाख रुपए तक के जो फंड हैं इंटरेस्ट के साथ, लोन के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे 25,000 बच्चों को। 25,000 बच्चे 7.5 लाख रुपए का सरकारी गारंटी पर लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो ब्याज है उसमें 3% की रिबेट दे दी गई है, एनुअल इंटरेस्ट रेट के अंदर 3% की कटौती कर दी गई है। हायर एजुकेशन को बढ़ावा इससे मिल जाएगा, मतलब एजुकेशन लोन सस्ते कर दिए गए हैं। तो यूथ को फोकस करते हुए महिलाओं की कार्य में भागीदारी को बढ़ाने के लिए, मतलब हॉलिस्टिक रूप से अगर आप देखें तो यह युवाओं के लिए एक अल्टीमेट प्रकार से प्लान की गई योजना है, जिसका नंबर गेम पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर आप इसको समराइज करके देखें तो एक प्रकार से आप समझ पाएंगे कि जहां
फोकस किया गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को मोटिवेट किया गया है। साथ ही साथ में इंटर्नशिप के लिए टॉप कंपनीज को टारगेट किया गया है। महिलाओं के लिए कंपनीज के लिए 1000 हॉस्टल बनाने कहा गया, तुम हॉस्टल बनाओ। आईटीआईज को उनके साथ में टारगेट कर दिया गया। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि जो वैक्यूम था ना रोजगार के लिए, उस वैक्यूम को टारगेट कर दिया गया है। और अगर यह काम वाकई में चालू हो जाता है तो यकीन मानिए आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत ही गोल्डन एरा होगा, यदि एजुकेशन के साथ साथ भारत में लोग स्किल और एम्प्लॉयबल भी हो गए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? मैंने इस स्कीम को अब डिटेल में समझा दिया है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अर्थशास्त्र की ऐसी ही बारीकियों को समझने के लिए हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसे आप ज्वाइन कर लें, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स डिटेल में समझाई हुई है, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। और जो वहां पढ़ाया गया है उसको बाकायदा मैंने अर्थव्यवस्था की किताब में भी लिखा हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में हैं। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में और इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में आप उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है साहब।